एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज के त्रिदीप भट्टाचार्य सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। 2 दशकों से ज्यादा लंबा गहरा अनुभव है सर का इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टिंग का, चाहे वो भारतीय बाजार हो चाहे ग्लोबल मार्केट्स हो। और एडलवाइज म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो मैनेजर रह चुके हैं और यूबीएस ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट लंदन यूके में भी आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और आपने बीटेक की डिग्री हासिल की आईआईटी खड़गपुर से, और इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस में एसपी जैन इंस्टीट्यूट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हासिल किया है। त्रिदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर, ये बड़ा डर लग रहा है आजकल, थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल को देखकर, पता नहीं मतलब कभी चाइना, कभी इधर ईरान इजराइल, कभी अमेरिका, मतलब सभी लोग डरा रहे हैं सर, कितना डरना है? मेरे ख्याल में जब मार्केट्स में इतने अच्छे रिटर्न्स बने हुए हों तो थोड़ा सा डर सेहत के लिए अच्छा होता है। और मेरे को लगता है कि निवेशकों के फ्यूचर रिटर्न के लिए भी ये बेहतर साबित होगा कुछ समय के लिए। मेरा मानना ये है कि इसमें ज्यादा डर की गुंजाइश या डर इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरऑल जो हमारी अर्निंग स्टोरी है, ये अर्निंग्स अभी भी हमारे बरकरार है। देखिए अल्टीमेटली क्या है, फ्लो जो होता है वो, जैसे आपने चाइना की बात करी कि अभी चाइना में एक बड़ा स्टिमुलस आया तो थोड़ा फ्लो उधर इधर से उधर चला गया, इसलिए एफआईआई की सेलिंग आई। लेकिन ये फ्लो सस्टेनेबल तब होता है जब उसका बैकिंग अर्निंग्स के साथ हो। तो जब तक हमारी अर्निंग्स दुरुस्त है तब तक हमें गंभीर चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जिस दिन अर्निंग्स कट शुरू हो जाएगा उस दिन से हमको चिंता करने की जरूरत है, अगर फ्लो आते रहे तो भी। ये अभी जो मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है जिसको आप डर का नाम दे रहे हैं, वो मेरे ख्याल में एक हेल्दी करेक्शन में कहूंगा। थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में हम लोग पहले भी बात करते रहे हैं, थोड़ा वैल्यूएशंस में कुछ कुछ जगहों में अति हो गया था, जो कि थोड़ा सा करेक्शन होना जरूरी था। तो अभी तक जो हुआ है मुझे तो लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अर्निंग्स में फोकस रखें, और अर्निंग्स मेरे ख्याल से अभी तक जो नतीजे आए हैं, अगर आप ये फाइनेंशियल कंपनीज के लोन ग्रोथ के नंबर अभी तक देखने को मिले हैं, ज्वेलरी कंपनीज के नंबर जो देखने मिले हैं, वो ये दर्शाते हैं कि डिमांड इंडिया में अभी भी दुरुस्त है। यानी कि इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे दूसरी तिमाही के, वो ब्रॉडली ठीक रहेंगे, कोई ऐसे झटके लगने वाली बात नहीं है। और कहाँ आपको लगता है किन कंपनियों के, किन सेक्टर्स के नतीजे अच्छे रह सकते हैं और कहाँ थोड़ी सी निराशा हो सकती है? जी, तो इसको अगर हम ये 4 क्वार्टर का स्पेक्ट्रम देखें, जून क्वार्टर जो गया, सितंबर क्वार्टर जो आने वाला है, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर, इसमें जो जून क्वार्टर जो पिछला क्वार्टर गया वो हमारा एकदम सबसे मंद गति वाला क्वार्टर था। वो इसलिए क्योंकि उस समय इलेक्शन हुआ नेशनल लेवल पे, एक हीट वेव का दौरान चला था और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी वीक था। तो जून क्वार्टर के नतीजे इसलिए मंद रहे। सितंबर क्वार्टर जो होगा इसको हम कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन क्वार्टर होगा, कि यहाँ पे इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट आ गई, सेम गवर्नमेंट थी, पॉलिसी कंटिन्यूटी देखने को मिला और उनकी डिसीजन मेकिंग ग्रेजुअली शुरू हुई। सो ये जो शुरू होने का कार्यक्रम है, इसका नतीजा आपको क्या बोलते हैं आगे के 2 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। अभी केवल डिसीजन मेकिंग देखने को मिलेगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पर, 1 महीने पहले आपने गौर फरमाया होगा कि ये जो डिफेंस के करीबन 1 लाख करोड़ रुपीस के जो ऑर्डर हैं, उनकी घोषणा की गई, जो कि काफी समय से अटका हुआ था। इस तरीके के गवर्नमेंट के कुछ और जैसे रोड्स, रेलवेज, इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स थे उनको भी रिलीज देखने को मिला। तो ये डिसीजन मेकिंग अभी हुआ, उसका इंप्लीमेंटेशन इस क्वार्टर में नहीं हुआ, वो आगे 2 क्वार्टर में होगा। तो कुल मिला के ये जून क्वार्टर सबसे मंद गया, जो पिछला क्वार्टर था। ये क्वार्टर एक ट्रांजिशन क्वार्टर होगा, और सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल 25 जिसको हम कहते हैं, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा द्रुत गति पकड़ते हुए देखने को मिलेगा इकोनॉमिक मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आशा बनाए रखिए, मेरे ख्याल में अर्निंग्स मोमेंटम, बेहतर अर्निंग्स मोमेंटम अभी आगे आना बाकी है। परफेक्ट है। तो अर्निंग मोमेंटम अभी भी मजबूत है, तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जो अपडेट्स अब तक आए वो अपडेट्स आपको ठीक ही दिख रहे हैं। अब रहा सवाल सर एफआईएस की बिकवाले का और चीन के डर का। क्या ये दोनों थोड़े और आगे बढ़ेंगे या फिर हम निपट लेंगे?
इससे पहले कि इसका जवाब दूं, आपने पिछले में पूछा कि कौन से सेक्टर बेहतर जी। लगते हैं, तो उसका रह गया, तो मैं कहूंगा कि इंक्रीमेंटली, मतलब अगर आप आंशिक तौर पे देखें तो हम लोग इंक्रीमेंटली पॉजिटिव हैं एनबीएफसी जिसको कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में। हमने पिछले 3 से 6 महीने में ज्यादा पैसे एलोकेट किया है कंजम्पशन सेक्टर में और आईटी सेक्टर में। इसको हम जैसे ग्लोबली रेट कट का जो माहौल है उसमें बेनिफिशियरी मानते हैं, इसलिए हमने इन 3 जगह पैसे इंक्रीमेंटली लगाए हैं। थोड़े हमने जो प्रॉफिट बुक किए हैं पिछले 3 से 6 महीने में, वो 2 जगह है मोस्टली, कैपिटल गुड्स और डिफेंस। ये 2 जगह हमें लगता था कि पिछले 2 साल से हम लोग ओवरवेट रहे थे और अभी भी ओवरवेट हैं, लेकिन जो इतने तेजी से शेयर्स चल गए थे उसमें थोड़ा सा हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है, और ये जो 3 जगह मैंने बताए हैं वहां पे हमने इन्वेस्ट किया है। अब जैसे आपने पूछा कि ये ग्लोबल सिनेरियो जो आप पूछ रहे हैं, उसके मेरे हिसाब से 3 पहलू हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि यूएस में इलेक्शन है, जो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इवेंट वही है। और उसमें कौन पावर में आता है, उसके हिसाब से उनकी क्या पॉलिसीज होती है, वो उसका एक मार्केट में इम्पैक्ट आएगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है, और इसमें वोलेटिलिटी हो सकती है। दूसरा, ये जो जियोपॉलिटिक्स का आंकड़ा है, ये अचानक से वापस से ये उभर के सामने आ रहा है। रशिया यूक्रेन तो था ही, अभी उसके साथ में ईरान, इजराइल और उसके जो एलाइज हैं वो भी जुड़ गए हैं। और तीसरा जो है, वो चाइना में जो एक स्टिमुलस आ गया है, वो थोड़ा फ्लोज के लिए, इंडिया रिलेटेड फ्लोज के लिए थोड़ा नेगेटिव है। तो ये जो पूरा ग्लोबल मैक्रो बन के तैयार हुआ है, इसमें नेट नेट इंडिया के लिए नेगेटिव है, वही आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है। जो फंडामेंटल इसका इम्पैक्ट होगा वो अल्टीमेटली क्रूड प्राइस या कमोडिटी प्राइसेस में हम देखते हैं। उसमें हो सकता है कि क्षणिक तौर पे अगले 2 या 3 महीने में आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस या कुछ कमोडिटी प्राइसेस सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से ऊपर जाते दिखें। और चूंकि इंडिया एक कमोडिटी इंपोर्टर है, इसलिए हमारे मार्केट्स के लिए शायद वो शॉर्ट टर्म नेगेटिव होगा। बट अगर आप अगले 3-5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये करेक्शन मेरे हिसाब से एक वेलकम करेक्शन है। इसमें अगर कुछ अच्छे शेयर्स सस्ते मिले, तो हमारी तो आंखें इसी पे लगी हुई हैं कि फाइनली कुछ अच्छे शेयर्स मिले नीचे के लेवल्स में, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं अभी भी मानता हूं कि मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स स्टेज में है। ओके। अरे सर, सस्ते आप बोल रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है बहुत सस्ते हो गए। ऊपर से कई सारे 30 से 40% गिर गए। अब ये बताएं सर, जो लोग इंतजार कर रहे थे पैसा लगाने का, क्या सही टाइम आ गया है? धीमे धीमे इंस्टॉलमेंट में लगाएं, या आप इस वक्त भले आप थोड़ा बड़ा पैसा भी डाल दें तो दिक्कत की बात नहीं है? म्यूचुअल फंड में डालने वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है आपकी? अक्टूबर नवंबर मेरे ख्याल में अगर धीमे धीमे डालें ये 2 महीने, तो मेरे ख्याल से वो समय अच्छा होगा। एक तो फेस्टिव सीजन भी है, और दूसरा ये कि इस समय जो मैंने आपको ग्लोबल हेडलाइंस गिनाए, यूएस इलेक्शन, फिर आपका जो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, और चाइना में भी जो भी थोड़ी बहुत जोर देखने को मिली है, एक रैली देखने को मिली है, ये तीनों का इफेक्ट अगर नेगेटिव मार्केट में मिले तो कुछ अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं। तो अगले 2 महीने में लमसम नहीं, पर एक स्टैगर करके डालें तो आपको बेहतर प्राइसेस भी मिलेंगे, और मीडियम टर्म के लिए अच्छा भी होगा। फिर तो ये है आपके लिए राय त्रिदीप सर की तरफ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और साथ ही निवेश के मौकों पर हमारे दर्शकों को अपनी बहुमूल्य राय दी। थैंक यू सो मच सर। त्रिदीप भट्टाचार्य सर बताते हुए बाजार के डायरेक्शन के बारे में, और इस बीच बाजार